तो बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल कॉजेस की कि क्या थे वो राजनीतिक कारण जिनके चलते रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। ये दो ऐसे बैटल्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के हाथ में काफी पावर दे दिया भारत के अंदर। ये बहुत फ्रीक्वेंट सिचुएशन था देश के गांव के अंदर, बच्चों के पास खाना नहीं है, मतलब पानी नहीं है पीने का, बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं और वहीं ब्रिटेन की रानी मजे कर रही है जीवन में। गवर्नर जनरल मजे लूट रहे हैं जीवन के, सुपीरियर मानते थे अपने आप को, हमें इंफीरियर मानते थे। किसी भी अच्छी जॉब में हमें मौका नहीं मिलता था, हमें कहा जाता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी और गुम ही हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या हाल चाल आप सभी बच्चों के, स्वागत है वापस से आप सभी का आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे, आपके अपने चैनल के ऊपर दोस्तों। और मैं कौन हूं दोस्त, मैं वही हूं जो आपको मिलता है बैचेस के अंदर। आप मुझे कई बार डॉगेश सर बुलाते हो, कई बार टीरेक्स बुलाते हो, और जो बच्चा नया मिलता है मैं उसको हमेशा कहता हूं यार तुम मुझे बोल दो। आपका अपना दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, यानी कि कुणाल दिस साइड। तो नमस्कार बच्चों आप सभी को, जिंदगी अच्छी चल रही होगी उम्मीद है मेरे को। और आपकी एक बड़ी हैवी डिमांड थी सर कुछ ऐसे वीडियोस ले आओ कि फटाफट से हम जो है ना टॉपिक को रिवाइज कर पाए, चैप्टर को रिकैप कर पाए। और तुमने डिमांड किया और फुलफिल ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए तो आपकी डिमांड पे खरा उतरते हुए, आपकी डिमांड को पूरा करते हुए आपके लिए पेश खिदमत है हमारा चैप्टर नंबर 1। जैसा मैंने आपको बताया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। हिस्ट्री का एक बेहतरीन सा प्यारा सा चैप्टर, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज बहुत ही क्विक तरीके से बढ़िया से आपको रिवाइज कराऊंगा पूरा चैप्टर दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब जब बात आती है कि इफेक्टिव स्टडी की, यार कि सर जी इफेक्टिव स्टडी कैसे की जाए, कि कैसे हम लोग कम समय के अंदर जो है तैयारी कर पाए। जिस बच्चे ने मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ाना, उसके लिए भी ये वीडियो है कि आप कम समय के अंदर बड़ा इफेक्टिव तरीके से, शॉर्ट तरीके से जो है पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो रिवीजन जब किया जाता है ना दोस्तों, तो हम लोग एक फुल एस्पेक्ट की बात करते हैं और वही हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपके आईसीएससी के सिलेबस में दो बातें पूछी गई हैं, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवॉल्ट। तो भाई सिलेबस देख लो यार एक बार फटाफट से, ठीक है। तो ये वो रिवॉल्ट है दोस्तों जहां पे पहली बार ऐसा देखा गया कि हमारे इंडियंस एकजुट होकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए और उनको बिल्कुल घुटनों पे ला दिया। इसको कई बार आप देखेंगे ना दोस्तों, कई नामों से जाना जाता है। जो वन ऑफ द पॉपुलर नाम है वो है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, साल है 1857। अब जो ब्रिटिशर्स है जिनकी बैंड बजा दी थी हमारे भारतीयों ने, वो किसको कहते हैं, सिपाही म्यूटनी। अरे ये कुछ नहीं था, छोटे मोटे सिपाहियों ने कुछ विद्रोह कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरा ब्रिटिश शासन हिला के रख दिया था। क्यों हिला डाला ना, तो बिल्कुल वैसी थी ये रिवॉल्ट, ठीक है। अब इस रिवॉल्ट के अंदर कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स थे, क्या हुआ इस रिवॉल्ट के अंदर दोस्तों, ये सभी हम स्टडी करेंगे हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सुंदर वाली इफेक्टिव वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहां पे आपको फोकस किस पे रखना है, एज पर द आईसीएसई आपके कॉजेस पे, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस पे, जिसको टेस्ट किया जाएगा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट्स ऑल। बाकी सेंटर्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा उसका, पर उसे याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल कॉजेस की कि क्या थे वो राजनीतिक कारण जिनके चलते रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिनके साथ हम लड़ रहे थे। तो ये बात काफी पुरानी है, बात सिर्फ 1857 की नहीं है, बात बहुत पुरानी है। देखिए दोस्तों, पहले के जमाने में इतना टेक्नोलॉजियां नहीं हुआ करती थी, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत लिमिटेड थे। तो 13-14 सेंचुरीज तक जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में इतने कनेक्टेड नहीं थे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कि मतलब ऐसा नहीं था कि हवाई जहाज उड़ रहा हो या फिर पानी के जहाज बहुत ज्यादा जा रहे हो। नो डाउट कि फॉरेन ट्रेड हुआ करता था, व्यापार करते थे हम विदेशों के साथ, बट आसपास के विदेशी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ऐसा लोगों को, दूर दराज के इलाकों लोगों को अभी बहुत सारे रूट्स का आइडिया नहीं था। बट 15-16 सेंचुरी में क्या होता है कि जब नए नए सी रूट्स डिस्कवर होते हैं, यूरोपियन लोगों को पता चलता है कि भारत जैसा कोई देश एग्जिस्ट करता है, कोई इलाका एग्जिस्ट करता है एशिया में। तो भाई ये दौड़े भागे चले आते हैं, क्यों भैया, क्योंकि भारत क्या था, भारत था बहुत अमीर, और अमीर आदमी के पीछे 5-6 लोग आपको हमेशा घूमते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, कि भैया गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। तो बस वही वाली बात थी इन यूरोपियंस के साथ। तो यूरोपियंस में सबसे पहले थे पोर्तुगीज, वो आए, उन्होंने देखा, बावले हो गए देख के, ओ माय गॉड, इतना अमीर कंट्री, हबीबी बहुत रिच देश है ये, तो हमको जाके बताना पड़ेगा हमारे लोगों को। तो हमारे वास्को डिगामा अंकल आए, डिगामा अंकल ने अपने लोगों को बताया, फिर वहां से कई सारे लोग आ गए।
उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट किया। अब जब ये बात भैया मोहल्ले में फैली यूरोप के अंदर, तो बाकी यूरोपियन भैया मुंह उठा चले आए, हम भी चलेंगे ट्रेड करने, व्यापार करने भारत के साथ। तो इसमें एक सबसे नालायक थे, वो कौन थे? इंग्लिश लोग, ब्रिटिश लोग, बहुत चालाक लोग थे। इनको लगा भैया बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अब कंपटीशन अगर एलिमिनेट नहीं करोगे तो डोमिनेट कैसे करोगे, है ना? तो कंपटीशन खत्म करोगे तभी तो राज कर पाओगे। तो इनको बिकॉज पहले टैक्स देना पड़ता था लोकल रूलर्स को, हर जगह पैसा खर्च होता था, सामान भी इन्हें ठीक से नहीं मिल पाता था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर देश पे ही कब्जा कर लिया जाए तो सब कुछ अपना हो जाएगा, जितना लूटो जितना खाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकली दिमाग लगाना स्टार्ट किया। इनको समझ में आया कि भारत के लीडर्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जब आपस में यूनाइटेड नहीं है, एक आदमी को भड़का दो दूसरे के अगेंस्ट, दूसरे को कुछ और बोल दो, तो ये आपस में लड़ भिड़ पड़ेंगे और फायदा किसका होगा? फायदा हमारा होगा। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल गाइस, है ना? और यही अगर आप देखोगे भारत में करना स्टार्ट कर देते हैं। करते करते क्या होता है दोस्तों कि इनका कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो इनसे बिल्कुल ना खुश थे, इनसे व्यापार भी नहीं करना चाहते थे, साथ ही साथ इन पर टैक्सेस तगड़े लगाते थे। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे रूलर्स के राजमहल में आखिरकार एक ऐसा गद्दार ढूंढना स्टार्ट किया जो ब्रिटिश की मदद करे और अपने ही राजा को अपोज करे। देखो, पावर के पीछे हर इंसान भूखा होता है, हर इंसान को राजा बनना है, पावर चाहिए। तो ऐसे में पावर का लालच इज द बेस्ट लालच। तो इन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। अब ढूंढते ढूंढते इनको कई सारे ऐसे लोग मिले। फिर एक साल आता है 1757 का, जी हां दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बहुत ही डिसाइसिव बैटल था बिकॉज इन्होंने, इस बैटल ने ब्रिटिशर्स का, आप मान लीजिए, इंडिया में एकदम कहते हैं ना पिलर गाड़ दिया था। लठ गाड़ देना, बिल्कुल, जिसको कहते हैं हरियाणवी में, कि भाई साहब पिलर इन्होंने गाड़ दिया कि अब तो है, हम पूरे भारत पे देखिए राज करेंगे। कैसे हुआ पॉसिबल? भैया बंगाल में पूरा नवाब्स का इन्फ्लुएंस चलता था तगड़ा। अब इन्होंने ढूंढा कि उनके तरफ कौन सा ऐसा आदमी जो हमारी मदद करे और नवाब साहब की ना करे। मिल गया इनको भाई, सिंपल सी बात है ना। और अगर आप देखोगे दोस्तों तो फाइनली जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो यहां पे जब ब्रिटिशर्स विक्टोरियस होते हैं, जीतते हैं, तो इनके हाथ में एक बड़ा इलाका आ जाता है बंगाल और उसके आसपास का। तो अब क्या है, व्यापार के लिए कोई टैक्सेस भी नहीं देने, प्लस जितना भी सामान है वो सबका सब यही लोग बाय करेंगे, यही लोग उसको ट्रेड करेंगे। तो यहां पे हो गया इनको तगड़ा फायदा। अब जिन्होंने गद्दारी की थी उनको रियलाइज हुआ है तो ये तो धोखा हो गया उनके साथ, है ना? कि भाई हमको तो बोला था कि आपको पावर देंगे, नवाब बना देंगे, बट ये तो हमको नवाब बनाए हैं, लेकिन कौन सा? पपेट वाला। तो उन्होंने कहा भाई हम भी रिवोल्ट करेंगे। बैटल ऑफ बक्सर 1764। लेकिन कहते हैं ना कि आप बुरा करते हो तो बुरा होता है आपके साथ। भैया लोग हार गए हमारे। तो एंड ऑफ द डे आप देखोगे ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं, उसको भी, और जो बचा कुचा एरिया था उसको भी अपने इन्फ्लुएंस में लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को यहां पे स्टार्ट कर दिया था। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल कॉजेस। और सबसे पहला कॉज जो है आपका बेटा वो है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी अपने रूल्स को, अपने प्रभाव को, अपने पावर को एक्सपैंड करना देश के अंदर। इसमें सबसे पहला बैटल ऑफ प्लासी। अगर आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 1757 में। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये दो ऐसे बैटल्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के हाथ में काफी पावर दे दिया भारत के अंदर। और एक बार जब ब्रिटिशर्स के हाथ में एरिया और पावर दोनों आ गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि अब जो है हमें इंडिया का मैक्सिमम एरिया क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा। बिकॉज जितना एरिया हमारे कंट्रोल में होगा हमें उतना ही इजी होगा देश को चलाना और साथ ही साथ व्यापार करना। तो इन्होंने क्या किया, राजाओं के साथ काफी सारे युद्ध लड़ना स्टार्ट किए, फाइटिंग द वॉर्स। और ये क्या करते थे, युद्ध करते थे, जहां जहां जीतते थे उस एरिया को अपने अंडर ले लिया करते थे। फिर इन्होंने दूसरा जो पॉलिसी लगाया बेटा वो था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स पॉलिसी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स में क्या हुआ, तो डॉक्ट्रिन मतलब एक तरीके का कानून, ठीक है, एक तरीके का लॉ। लॉर्ड डलहौजी इसको लेकर के आया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये होता था कि मान लीजिए आप एक राजा हैं और आपका अपना खुद का कोई बेटा नहीं है, खुद का कोई लड़का नहीं है, तो आपकी डेथ के बाद क्या होगा कि आपका जो राज्य है वो किसका पार्ट बन जाएगा? ब्रिटिश का। ठीक है, तो मतलब आपकी अगर वाइफ है, आपकी लड़की है, तो वो उस पर रूल नहीं कर सकते। अगर आपका नेचुरल बेटा है तभी आपका जो है राज्य आपके हाथ में रहेगा, अदरवाइज किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। और झांसी इसका आप कह सकते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल है, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई इस रिवॉल्ट में कूदी थी। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे सब्सिडियरी अलायंस। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या है? सब्सिडियरी अलायंस एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे आपका, आप कह सकते हो, पूरा निर्भर जो डिपेंडेंस है वो यहां पे ब्रिटिशर्स के ऊपर होने वाला है। कैसे? कि मान लीजिए कि आप एक स्टेट के रूलर हैं, आपने अगर सब्सिडियरी अलायंस किया ब्रिटिशर्स के साथ, तो आप यहां पे अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते। आपकी रक्षा कौन करेगा? ब्रिटिश करेंगे। उसके लिए आपको उन्हें पे करना पड़ेगा। प्लस आप किसी और दूसरी फॉरेन पावर के साथ रिलेशंस नहीं रख सकते। प्लस एक ब्रिटिश बंदा, ब्रिटिश रेसिडेंट आपके महल में आके रहेगा, उसका सारा खर्चा पानी आपको ही उठाना है। अब ये क्यों रहेगा? बिकॉज ये एक्चुअली आप देखोगे तो आपके इंटरनल मैटर्स का पता करने वाला बंदा है।
जो पता करके खुफिया जानकारी ब्रिटिशर को देता रहे। धीरे धीरे आप देखोगे जो रेसिडेंट था ये एक्चुअली इंटरफेयर करने लगा राजाओं महाराजाओं के पॉलिटिकल मैटर्स में भी। तो सब्सिडियरी अलायंस अगर आपने एक बार कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपने इंडिपेंडेंस बिल्कुल खो दिया है, आप इंडिपेंडेंट रह ही नहीं गए। हर तरीके से ब्रिटिशर्स आपके स्टेट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मिसमैनेजमेंट के आधार पे कि आप जो है सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका राज्य हमारा पार्ट बनना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अवध एक ऐसा स्टेट था जिसको मिसमैनेजमेंट के आधार पे क्या किया गया था, एनेक्स किया गया था। तो पहले तो अवध के साथ अलायंस किया, उसके बाद अवध के राजा को बोला कि आप जो है सही तरीके से अवध को मैनेज नहीं कर पा रहे। अवध के जो नवाब थे उनको कहा गया कि आप जो है सही तरीके से अवध मैनेज नहीं कर पा रहे और ये अवध किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो राजाओं के मन में भी कहते हैं ना कि धोखेबाजी का एक वो मतलब फीलिंग आ गया कि लो हमने तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया किसी एंड पे और ये हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, हमारे साथ ही धोखेदारी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा रीजन था जिसके चलते आप देखोगे बहुत सारे राजा महाराजा बिल्कुल अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के, बिकॉज आपकी पावर, आपका राज्य, आपके लोग सबको आपसे छीना जा रहा है। जो लोग सरकार क्या काम करते थे, नवाबों क्या, राजाओं क्या, उनकी जॉब्स छीनी जा रही है। तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे पॉलिटिकली इंडियन रूलर्स को इतना कमजोर बना दो कि वो आपके अगेंस्ट आवाज ना उठा पाए, बट वो आवाज उठाएंगे ना जब उनको लगेगा कि यार उनके साथ गलत हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बाय 1956 अगर आप देखोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी इंडियन स्टेट्स थे वो लगभग जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर के अंदर थे, या तो डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंसेस का हिस्सा बन गए थे, या फिर अगर प्रिंसली स्टेट्स भी थे तो वहां के राजा महाराजा भी आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स को ही ऐसे सलाम करते थे। द रीजन इज कि ब्रिटिशर्स ने इतना तगड़ा एग्रीमेंट बिठा रखा था, ठीक है। तो ये है कहानी दोस्तों पॉलिटिकल कॉजेज यानी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने आपको बताया कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर किसी भी इंडियन रूलर का कोई खुद का लड़का नहीं होता तो उसकी डेथ के बाद उसका राज्य किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास। अगर आप देखोगे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघत, उदयपुर, झांसी और नागपुर ये ऐसे स्टेट्स के एग्जांपल हैं जिनको यहां पे ब्रिटिशर्स ने जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसके थ्रू बेटा क्या किया था, एनेक्स किया था। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, देखिए एसएसजे याद कर लीजिए आप, एसएसजे से क्या हो जाएगा, सतारा, संबलपुर, जैतपुर। फिर आप बीयू याद कर लीजिए, जैसे डीयू ऐसे बीयू याद कर लीजिए, बागात और उदयपुर। फिर आप ऐसे जेएन याद कर लीजिए, झांसी, नागपुर। तो ये क्या है, वो स्टेट्स हैं बेटा जिनको यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स किया गया था। एनेक्सेशन ऑफ अवध कि भाई लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध के जो नवाब हैं वो सही तरीके से यहाँ पे अवध को चला नहीं पा रहे, तो इस वजह से जो है वहां पे अवध को किसका पार्ट होना चाहिए, ब्रिटिशर्स का। तो इन सभी कारणों से आप देखते हो क्या हो जाते हैं, जो राजा महाराजा है, ठीक है, वो सभी के सभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं भैया कि आप हमसे हमारा पावर, हमारे लोग, हमारा राज्य पार्ट सब कुछ छीन ले रहे हो। इवन हमने आपको कई केसेस पे सपोर्ट किया है यहाँ पे, तब भी आप हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, और तभी आप देखोगे जो गुस्सा है वो फाइनली आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 में दिखता है। मेरे पीछे जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, यहां पे आपको लाल कपड़ा पहने कुछ ब्रिटिश गार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, और यहां पे आपको एक महाराजा की यूनिफॉर्म में कोई दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली ये है हमारे देश के आखिरी मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों जफर एक बहुत ही बेहतरीन पोएट भी थे, वॉरियर तो आप मतलब ठीक है, मतलब वॉरियर सेंस में आप देखेंगे ठीक ठीक थे, बट पोएट बहुत जबरदस्त थे। उनकी एक बड़ी दिली तमन्ना थी, जब उनको लास्ट में रिवॉल्ट जब फेल हो जाती है और इन्हें एग्जाइल कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, तो उनकी बड़ी दिली तमन्ना थी कि काफी समय से भारत में रहे थे, हिंदुस्तान में रहे थे, तो हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होना चाहते थे, बट इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकी, ठीक है। बट फिलहाल बात करते हैं जफर को दिए गए ट्रीटमेंट की, और साथ ही साथ हमारे जो बाकी बड़े वीर क्रांतिकारी थे, हमारे नाना साहेब हो गए, है ना, हमारी रानी लक्ष्मीबाई हो गई, इन सभी के साथ ब्रिटिशर्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं था, जो एक और पॉलिटिकल कारण बना, मुद्दा बना यहाँ पे रिवॉल्ट में एंट्री लेने का, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर थे, और इनको ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि हम आपको पेंशन देते रहेंगे, पेंशन मतलब कुछ पैसा हम आपको देंगे अपनी जिंदगी चलाने का, आप पॉलिटिक्स से, राजनीति से दूर रहिए, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने उसके बाद क्या किया, इस चीज में कुछ बदलाव किया। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि जो जफर की फैमिली है, बहादुर शाह जफर की, वो अब लाल किले में नहीं रह सकती, दिल्ली के ही किसी और हिस्से में, इलाके में इनको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन लाल किले में जो है ये अब नहीं रह सकती। मुगल बादशाह को लाल किले से उसकी फैमिली के साथ हटाया जा रहा है, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, एक बड़ी बेइज्जती होगी। सोचिए ना, आप एक घर में बहुत जमानों से रह रहे हैं, आपके जनरेशंस भी वहीं रहे हैं, और आपको वहां से निकाल के डिसरिस्पेक्टफुली बाहर कर दिया जाए, आपके मन में कितना आक्रोश, कितना गुस्सा, कितना एंगर होगा। वही एंगर आपको यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो सिक्के चला करते थे उस टाइम पे, कॉइन्स चला करते थे, उसमें मुगल बादशाह का फोटो होता था, नाम होता था, वो यहां पे आप देखोगे यहां पे हटा दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा कि बहादुर शाह जफर अपने परिवार के, अपने लीनिएज के आखिरी मुगल हैं,
और इनके बाद किसी को मुगल का टाइटल नहीं दिया जाएगा। ऑल विल बी कॉल्ड एज प्रिंस, लोगों को प्रिंस कहा जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि आखिरी मुगल बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया इनको बाय द ब्रिटिशर्स। तो इनके डिसेंडेंट्स को अब राजकुमार कहा जाएगा, प्रिंसेस कहा जाएगा, किंग्स नहीं कहा जाएगा। तो कहते हैं ना, घोर बेइज्जती, घोर अपमान करना, नेक्स्ट लेवल का डिसरिस्पेक्ट करना दोस्तों। और वो आपको कहां दिखता है? हमारे बहादुर शाह जफर के साथ। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट यहां पे नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई को मिलता है दोस्तों, वो भी अपने आप में भारतीयों के अंदर गुस्सा भर देने वाला था। ठीक है, नाना साहेब दोस्तों बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड बेटे थे, आखिरी पेशवा माने जाते हैं। और क्योंकि अडॉप्टेड थे, अगर आप देखोगे तो इन्हें पेंशन देने से ब्रिटिशर्स रिफ्यूज कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो नाना साहेब मराठा है, और मराठाओं का जो गढ़ है बेटा वो महाराष्ट्र है। तो पुणे के आसपास अगर आप देखेंगे इनकी फैमिली थी पूरी। तो वहां से अगर आप देखोगे मराठा पावर को ब्रेक करते हुए जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नाना साहेब को कहां भेजते हैं? कानपुर। ठीक है, तो नाना साहेब को अपनी एंसेस्ट्रल प्लेस से हटाना, कहीं और रखना, पेंशन ना देना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये मराठाओं के लिए भी बहुत गलत था दोस्तों, और देशवासियों के लिए तो था ही था। बिकॉज मराठा पावर अगर आप देखेंगे ना, मराठा और सिख एक आखिरी ऐसी पावर है जो ब्रिटिशर्स को बहुत तगड़ा चैलेंज करते थे और उखाड़ के फेंकने का दम रखते थे। मैं कहता हूं ना, देश के अंदर एक चीज की कमी हमेशा से रही है जिसका फायदा हमेशा फॉरेन फोर्सेस ने उठाया है, और वो है देश के अंदर यूनिटी। अगर हम सब एकजुट हो जाते, यूनाइट हो जाते, तो क्या ब्रिटिशर और क्या कोई और पावर भाई कभी कैप्चर नहीं कर पाता देश को। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे नाना साहिब के साथ दिया गया जो ट्रीटमेंट था वो भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कारण बनता है, किसका? रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई अगर आप देखेंगे तो तब यहां पे ब्रिटिशर्स की एनिमी बन जाती हैं, जब इनके राज्य झांसी को यहां पे इनसे जबरदस्ती छीन लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है दोस्तों? जबरदस्ती इनसे एनेक्स कर लिया जाता है। तो अपनी झांसी की रक्षा के लिए अगर आप देखेंगे तो महारानी जो है वो यहां पे कूद पड़ती है मैदान के अंदर। कुछ बेहतरीन शब्द यहां पे मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक सुंदर सी पोएट्री है ना, कि झांसी की रानी के ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जिसकी कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई। कुछ और खूबसूरत सी लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, और बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वे स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित खोते उसकी तलवारों के वार, और नकली युद्ध व्यू की रचना खेलना खूब शिकार, और सैन्य घराना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही खूबसूरत कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। कभी मौका मिले, कभी टाइम मिले, चांस मिले, जरूर से पढ़ना दोस्तों। आपको ना ऐसा गूज बम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूर से इस कविता को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। आप कहोगे सर जी भटक गए क्या आप मुद्दे से? नहीं यार, मतलब मेरी फेवरेट हुआ करती थी, मैं स्कूल टाइम में इसको पढ़ी, शायद आपने भी कभी पढ़ी होगी स्कूल्स के अंदर। ठीक है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम गाइस, बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो हमने मोटा मोटा क्या देखा है? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन की बात की हमने, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की, हमने बात की मिसमैनेजमेंट के आधार पे स्टेट्स को एनेक्स करने की, हमने बात की डिसरिस्पेक्ट जो कि बहादुर शाह जफर को शो किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई को दिया गया था। ठीक है, इन सभी पॉलिटिकल कारणों के चलते आप देखोगे जो पूरा राजा समाज था हमारा, ठीक है, वो बहुत गुस्से में था। दे वर वेरी एंग्री गाइस। उनको लग रहा था कि एक मौका, एक चिंगारी चाहिए, ब्रिटिशर्स की पूरी लंका में आग लगा देंगे। ठीक है, तो अब वो चिंगारी आप देखोगे ना 1857 में तब मिलेगी जब मंगल पांडे पहली गोली चलाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि यार करेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाउ आगे बढ़ते हैं इस कहानी में, इस किस्से में, इस पूरे हिस्टोरिकल स्टोरी के अंदर थोड़ा सा। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस कॉजेस की दोस्तों। सामाजिक कारण क्या थे, रिलीजियस कारण क्या थे जिसने लोगों के अंदर, कहते हैं ना, वो आक्रोश, वो गुस्सा यहां पे डेवलप कर दिया एक तरीके से। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सोशियो रिलीजियस कॉजेस। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं हमारे भारतीय समाज की, तो उस दौर का भारतीय समाज आज जैसा नहीं था। आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर वी हैव सो मेनी सुपरस्टिशंस, हमारे अंदर बहुत सारे सोशल इवल्स आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जमाना इतना आगे आ चुका है दोस्तों, हम इतना आगे चल रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर, बट आज भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। सवाल उठता है कि उस जमाने में कैसा रहा होगा। तो उस जमाने में भी कई सारे ऐसे सामाजिक कस्टम्स थे जो कि अच्छे तो नहीं थे। सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, बच्चों की मैरिज करवाना। कुछ बच्चे कह रहे सर बहुत बढ़िया था, एग्जाम नहीं देना पड़ता, आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स, है ना।
बट आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कई सारे ऐसे बदलाव किए जिससे भारतीय समाज के अंदर चेंजेस आए। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश ने बहुत सारे मेजर्स लिए टू रिफॉर्म सोशल इवल्स इन द इंडियन सोसाइटी, जैसे सती प्रथा को बैन करना साल 1829 में। अब ऐसा नहीं है कि इसको करने में ब्रिटिशर्स का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट था, ब्रिटिशर्स अपने मन से कर रहे थे। भारत में बहुत सारे समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर्स थे जो चाहते थे इंडियन समाज को थोड़ा बेहतर बनाना, और वहां पे आप देखोगे कि वो मदद लेते हैं ब्रिटिशर्स की ऐसे रिफॉर्म्स लाने के लिए, ऐसे बदलाव लाने के लिए। तो सती को बैन करना तो देखिए गलत नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे तो उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था साल 1856 में। अब इससे भारतीयों को यह लगा कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे समाज के जो कस्टम्स रीति रिवाज है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो लॉज लाए गए ना इसमें इंडियन से नहीं पूछा गया। तो इंडियन समाज को ये लगा, इंडियन समाज के जो ठेकेदार होते हैं सो कॉल्ड पीपल, तो उनको ये लगा कि यार कि हमसे तो सलाह मशवरा किया नहीं गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमारी भावनाएं यहाँ पे हर्ट हो गई, आपने कैसे बिना पूछे सती बैन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऑफेंड हो गए, तो यहाँ पे उनका जो गुस्सा था वो भी आपको 1857 में दिखाई देता है। ठीक है, फिर इसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको याद होगा कि इंडिया के जो लोग हैं, है ना, हमारा यार, आपको देश के अंदर आप अलग अलग जगह जाओगे आपको अलग अलग कलर और फीचर्स मिलेंगे। आप हिमाचल चले जाइए, बहुत गोरे लोग आपको मिलते हैं वहां पे। उत्तराखंड लद्दाख साइड पे लोग काफी गोरे चिट्टे होते हैं ना। आप चले जाइए थोड़ा सा और नीचे वाले पार्ट में, तो यहाँ पे हम लोग की ठीक ठाक स्किन होती है, ठीक ठाक फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो आप भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको ना बहुत अलग अलग लोग देखें। राजस्थान में लोग मैंने बड़े लंबे देखे, पंजाब में लोग बड़े लंबे देखे। ठीक है, तो सबका अपना एक फिजिकल फीचर होता है, राइट। बट हमारे जो ब्रिटिशर्स थे यार, इनके मन में बड़ी गंदी भावना थी। इनको लगता था कि देखिए हम लोग सुपीरियर हैं, ब्रिटिश लोग सुपीरियर हैं और इंडियंस इंफीरियर हैं। तो ये हमारे साथ क्या करते थे, हमारे स्किन फीचर, हमारे कलर के आधार पर भेदभाव करते थे। ठीक है, तो हमारे साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसी को कहते हैं कि आपके रेस के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। सुपीरियर मानते थे अपने आप को, हमें इंफीरियर मानते थे। किसी भी अच्छी जॉब में हमें मौका नहीं मिलता था, हमें कहा जाता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इवन पब्लिक प्लेसेस पे आप देखोगे जो है हमको सेग्रीगेट कर दिया जाता था कि नहीं, यहां इंडियंस नहीं जा सकते, यहां ब्रिटिशर्स ही जाएंगे। तो इस प्रकार का जो कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट पूरे भारत के साथ किया जा रहा था, इसने लोगों को क्या किया, ब्रिटिशर्स का एनिमी बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद लॉज ऑफ द प्रॉपर्टी गाइस। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा यहां पे कि ब्रिटिशर्स जिस रिलीजन को फॉलो करते थे वो थी क्रिश्चियनिटी। बट किस प्रकार की क्रिश्चियनिटी, ये बहुत सारे लोग सवाल का उत्तर नहीं दे पाते। क्यों भाई, देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ना कई सारे ग्रुप हैं, कई सारे समाज हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे हिंदुइज्म में कई सारी कास्ट होती हैं, कई सारे वर्ण होते हैं ना, तो वैसे ही आप देखोगे क्रिश्चियनिटी में भी कई सारे ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है प्रोटेस्टेंट, जिसको ब्रिटिश फॉलो करते थे, तो प्रोटेस्टेंट्स का जो बिलीफ है थोड़ा अलग है। और एक जो रोमन कैथोलिक ग्रुप होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था कई सारी प्रैक्टिसेस को लेके, वहीं से प्रोटेस्टेंट पूरा चालू हुआ था। तो ब्रिटिशर्स जब स्टार्टिंग में आप देखोगे ना कैथोलिक को सपोर्ट नहीं किए, जो कैथोलिक मिशनरी आए हैं भारत के अंदर प्रचार करने का क्रिश्चियनिटी धर्म का, उसको ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन बाद में आप देखोगे इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को बड़ा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया देश के अंदर। ठीक है, कि हमारा रिलीजन, प्रोटेस्टेंट वाला रिलीजन ज्यादा प्रमोट हो। ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे बदलाव लाते हैं समाज के अंदर जिससे हमारे इंडियंस के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा पूर्वज के द्वारा दिया गया चीज को एक्सेप्ट करना। पहले के समाज में क्या होता था कि भाई जो लोग होते थे, बाप दादा लोग, अपनी जमीन वगैरह क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी थे, वो तो नहीं करके गए ट्रांसफर, वो बात अलग है। लेकिन किसी किसी के दादा होते हैं, इनका प्रॉपर्टी होता है, बड़ा बड़ा घर होता है, खेत होता है, वो अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं जायदाद को इनहेरिट करना। ठीक है, कि अपने बड़े बूढ़ों से हमने कुछ इनहेरिट किया। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1850 में एक लॉ पास किया। ये लॉ क्या कहता था कि कोई भी इंडियन जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, उसको अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी हम सब कर सकते हैं, छीन सकते हैं। ठीक है, कितना दिमाग लगा रहा है ब्रिटिश यहां पे। देखिए आपके लिए एक ऐसी कंडीशन रख दी कि आप अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं तो हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे, आपकी जमीन नहीं छीनेंगे जो आपको अपने एंसेस्टर्स वगैरह से मिली है। बट अगर आप नहीं होते हैं तो हम आपकी जमीन पे कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडियंस को क्लियरली समझ में आ गया कि ये क्या है, ये एक ट्रिक है जिससे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा सके। तो यहां से आप देखोगे हमारे रिलीजियस कस्टम्स के साथ खिलवाड़ करना, कन्वर्जन करना, इसके चलते भी इंडियन समाज के अंदर बहुत गुस्सा पैदा होने लगा। किसको लेकर के, ब्रिटिशर्स को लेकर के। तभी इसे सोशियो रिलीजियस कॉज कहा जाता है, कि सामाजिक फैक्टर और रिलीजियस फैक्टर जिनकी वजह से लोग रिवॉल्ट में कूद पड़े। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों तो ऐसी सती प्रथा का एक छोटा सा पिक्चराइजेशन है।
चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज, अब ये मिशनरीज कौन है? मिशनरीज का मतलब होता है जो कि पर्टिकुलर मुद्दे या मिशन के साथ आया हो, ठीक है। तो देश के अंदर, भारत के अंदर दोस्तों, मिशनरीज हम उन्हें कहते थे जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करने आते थे, प्रमोशन करने आते थे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि मिशनरीज की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इंडियंस को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि भारत के लोग जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इंडिया एक क्रिश्चियन देश बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। इसके अलावा टैक्सिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो जमीनें यहां पे मंदिर या मस्जिद को बिलोंग करती थी, जिनसे कई परिवार भी चलते हैं, आप देखिए मंदिरों से एक पूरी इकोनॉमी डेवलप होती है उनके आसपास। आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाइए, उसके आसपास आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, कुछ खाने पीने की, हो सकता है कोई स्कूल सा मिल जाएगा, कोई फूल पत्ती की दुकान मिल जाएगी। तो एक पूरी इकोनॉमी होती है, कई सारे लोग का घर आप देखोगे उससे चलता है, कई सारे लोग आप जो है उससे बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो जमीनें यहां पे मंदिरों और मस्जिदों का लॉट हुई थी, उनके ऊपर लगा दिया टैक्स। अब टैक्स गरीब आदमी कहां से भरेगा, जो पूरा मंदिर या मस्जिद पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, यार वो कहां से टैक्सेस को भरेगा? तो फैमिलीज जो इन लैंड्स पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने क्या कहा, उनको लगा कि सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स जो है ना रिलीजन्स को दबाना चाह रहे हैं भारत के अंदर, ये सिर्फ अपना धर्म प्रमोट करना चाह रहे हैं, बाकी भारत में सभी धर्मों को दबाने का ट्राई कर रहे हैं। एंड तभी आप देखोगे जब 1857 की लड़ाई होती है, लोग गुस्से से जो है फूट जाते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए पूरा एफर्ट डालते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बिहेव क्या करते थे हमारे ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस के साथ, कि अपने को सुपीरियर मानना और इंडियंस को यहां पे इंफीरियर मानना, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब बात करते हैं थोड़े से इकोनॉमिक कारणों की, कि क्या थे वो इकोनॉमिक कॉजेस जिन्होंने इंडिया को, आप कह सकते हैं ना, एकदम अमीर देश से एकदम गरीब बना दिया था। जब ये ब्रिटिशर्स आए थे ना भारत में दोस्तों, हम सही में अमीर थे, इकोनॉमी हमारा बहुत तगड़ा था, लोग अच्छा खाते थे, एग्रीकल्चर बढ़िया था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स दिक्कतें तब भी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं थी, बट जितना ब्रिटिशर्स के आने के बाद से हुई उससे तो कंपैरेटिवली कम थी। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉज, दैट इज द इकोनॉमिक कॉजेस। तो इकोनॉमिक कॉजेस का सबसे पहला पहलू, यानी इंडियन रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन, इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन, ओवर यूज कर देना, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने देश के एक्सप्लॉइट रिसोर्सेस को तगड़ा एक्सप्लॉइट किया, बिकॉज ये अपना ये जो भारत है ना, भारत को ये खदान मानते थे सोने की, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन गाइस, जितना लूट सकते हो लूट लो, जब तक लूट सकते हो लूट लो। ये कभी उसको अपने एम्पायर का हिस्सा नहीं मानते थे कि ऐसा एम्पायर का हिस्सा है हमारा, ऐसा हिस्सा है जिसको हमें डेवलप करना चाहिए, जहां के लोगों के लिए काम करना चाहिए, नहीं, हमारे लोगों के साथ इनको नो सिंपैथी, दे जस्ट वांटेड टू प्लंडर अवर वेल्थ, है ना, प्लंडर समझते हो, भयंकर लूट पहुंचाना। तो अगर आप देखोगे इंडिया को यहां पे रॉ मटेरियल्स फोर्स करने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था, कि आप कच्चा सामान ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करिए बहुत कम दामों पे, ठीक है। और जो ब्रिटिश गुड्स थे वो इंडिया में बिना किसी टैक्स लगाया जाते थे। तो अभी अगर आप देख रहे हो कि प्लांटेशन प्रोडक्ट्स हो गए, आपके फूड प्रोडक्ट्स हो गए, इन सबको कहां बेच दिया जाता था? ब्रिटेन में, जहां पे ब्रिटेन को जिन चीजों की जरूरत है वो सब इंडिया में ग्रो किया जाता था और ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था बहुत कम दामों पे, बहुत ही रेयर प्राइसेस पे, राइट। चलिए, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं। अच्छा, अब अगर बात करें ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की, तो इंडियन प्रोडक्ट्स को तो बहुत ही कम दामों पे बेचा जा रहा है, प्लस ब्रिटिश सामान जो वहां से बन के इंडिया आ रहा है उस पर कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। तो बेचारा जो लोकल प्रोड्यूसर है भारत का, उसे ना तो बाहर बेच के फायदा हो रहा है और ना देश की मार्केट में कॉम्पिटिशन फेस कर पा रहा है। क्यों? कि मान लीजिए अगर किसी चीज को इंडिया में बनाने का लागत 10 रुपए, तो बाहर अगर 50 में बिके तब तो फायदा हो, बाहर बिक रहा है 11 रुपए में, कोई फायदा नहीं हुआ। और इंडिया में भी अगर वो 15 का बेचना चाहेगा तो उसके कंपटीशन में ब्रिटिश का सामान है जो कि 9 रुपए का बिक रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है गरीब जनता तो 9 रुपए वाला प्रेफर करेगी ना। तो इंडियन प्रोड्यूसर के पास बहुत बड़ा चैलेंज है, क्यों बाहर बेच के पैसा नहीं कमा सकता और इंडिया के अंदर भी कंपटीशन फेस कर रहा है फॉरेन गुड्स से। तो बेचारी इंडियन इंडस्ट्रीज आप देखोगे ना एकदम डिक्लाइन करने लगी, इंडियन इंडस्ट्रीज एकदम आप मान लीजिए खत्म होने लगी, एकदम डिक्लाइन पे चली गई, ठीक है। चलिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब ब्रिटिशर्स ने जब अपना प्रॉपर रूल स्टैब्लिश कर लिया बंगाल वगैरह में, तो ये क्या करते थे? रॉ मटेरियल खरीदते थे सस्ते दामों पे और ब्रिटेन में क्या करते थे? एक्सपोर्ट कर देते थे। और जितना व्यापार का खर्चा है कहां से आता था? इंडिया में कमाए गए पैसों से, इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। और अगर आप देखोगे जितनी भी सैलरी थी, पेंशन थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की, वो सब कहां से दी जाती थी? इंडियन रेवेन्यू से। तो भारत से सामान लेकर के, व्यापार करके, पैसा कमा करके इंडियंस पे ही नहीं लगाते थे, किस पे लगाते थे? अपने देश के डेवलपमेंट में, अपने ऑफिसर्स के खर्चों पे, उनके ऐशो आराम पे। तो इंडिया का वेल्थ क्या किया जा रहा है? लूटा जा रहा है, लूट करके कंगाल कर दिया जा रहा है भारत को। दैट इज कॉल्ड एज ड्रेन ऑफ वेल्थ दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप देखोगे
तो ब्रिटिशर्स का जो फ्री ट्रेड पॉलिसी था, फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है कि जो ब्रिटेन से सामान भारत आया है उस पर कोई टैक्सेस ना लगाना। जनरली क्या होता है, जब आपने देखा होगा भी ये टैरिफ वॉर चल रहा है काफी तगड़ा देश के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड में, कि भैया यूएस में ट्रम्प कह रहा है कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, इतना टैरिफ लगा। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ इज अ टैक्स। कि मान लो अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं किसी दूसरे देश में, तो दूसरा देश क्या करता है भाई, उसके ऊपर एक टैक्स लगाता है। तो अगर मैं कहीं से सामान मंगाऊंगा अपने देश के अंदर, तो मुझे उस पर एक टैक्स भरना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी, राइट। अब ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स आते थे उस पर कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाया, फ्री ट्रेड कर दिया। अब भैया ट्रेड फ्री हो गया, मतलब कोई टैक्स नहीं लगा उसके ऊपर, तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा। तो इंडियन कहां से कॉम्पीट करेगा उसके साथ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने लगे। इंडियन गुड्स सस्ते ब्रिटिश सामानों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ जो हाई टैक्सेस इंडियन सामान पे लगाया जा रहा है उससे बेचारे लोग हमारे सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जो लोग थे उन्होंने अपना काम धंधा बंद कर दिया, जो वहां पे काम करने वाली लेबर थी वो अनएम्प्लॉयड हो गई। तो कुल मिलाकर के इंडिया का पैसा भी लूटा, इंडिया की इंडस्ट्रीज भी बर्बाद की और इंडिया के एग्रीकल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। कंप्लीट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री गाइस, लूट लेना बुरी तरीके से। अरे चोर भी आता है यार, एक दो चीजें छोड़ देता है, लेकिन ये ऐसे वर्ल्ड के चोर हैं जो दुनिया भर से चुराई गई चीजों को अपने म्यूजियम में रखते हैं जाकर के, और उसके बाद जो है शान और शौकत के साथ कहते हैं आओ देखो द ब्रिटिश म्यूजियम। उसको बदल करके ना चोर का घर रख देना चाहिए नाम कई बार। आप ऑनेस्टली देखो यार, इतने शान और शौकत के साथ देते हैं, ये वाली तलवार वो वाले राजा की है, अरे बोलो चुरा के लाए हैं भाई, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो द पॉइंट इज दैट गाइस, तो आप देख सकते हो किस तरीके से यूरोपियन प्लांटर्स आते थे, इंडियन फार्मर्स को बेवकूफ बनाते थे, सारा पैसा लूट लेते थे, हाई टैक्सेस लगाना, बहुत ज्यादा किराया लेना जमीन का, ठीक है। चलिए, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन पेजेंट्स यानी इंडियन फार्मर्स। अब अगर आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हेवी टैक्सेस लगा दिए थे फार्मर्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल में जब अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इंक्रीज किया गया, तो बेचारे फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं बचा देने के लिए, फार्मर्स ने क्या किया, अपनी जमीनें बेच दी, बिकॉज ये पे ही नहीं कर पा रहे थे टैक्सेस को। ऐसी ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स को जब इन्होंने जमीन अलॉटे कर दी, इन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था कि जो कई बार बड़े किसान होते थे, जमींदार वगैरह बन जाते थे, उनको नॉलेज था एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो वो नो डाउट कि किसानों को, जो छोटे किसान है उनको कई बार जमीनें किराए पे देते थे, उनसे किराया वसूलते थे, बट उस किराए का कुछ पैसा वो जमीन में भी लगाते थे, तो उससे क्या होता था, एग्रीकल्चर अपना सस्टेन्ड रहता था, चलता रहता था। बट एक दौर ऐसा आया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन जमींदारों से, ताल्लुकदारों से जमीनों को छीन करके क्या कर दिया, ऑक्शन कर दिया। जैसे आईपीएल में ऑक्शन किया जाता है ना, जो जितना ज्यादा महंगा दाम देगा प्लेयर उसकी टीम में, तो वैसे ही जमीनों को ऑक्शन कर दिया। अब जो जितना ज्यादा दाम देगा उतना जो है जमीन उसके पास आ जाएगी। तो अब जमीन को किसने खरीद लिया, यहाँ पे मनी लेंडर्स ने, है ना। मनी लेंडर्स का तो सिंपल है, हमको पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये मनी लेंडर्स ना कभी भी जमीन को ठीक कराने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते थे, एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन हुआ और फार्मर्स की हालात भी। तो हमने क्या देखा कि ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स जब ओनर्स ऑफ लैंड बन गए तो उन्होंने लैंड को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ कंसर्न थे पैसा कमाने से। एज अ रिजल्ट कंडीशन जो था पीजेंट्स का वो बहुत ज्यादा खराब होने लगा। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स जो थी, ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो भारत को और गरीब बनाती चली गई। भारत में ब्रिटिश काल में आप मानिएगा बेटा बहुत सारे फैमाइंस पड़े हैं, मतलब सूखा पड़ा है, भूखमरी से लोग मर गए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं निकाला, ठीक है। फेमाइंस बिकेम कॉमन, बहुत कॉमन हो गए। ब्रिटिशर्स ने इस फेमाइन के इंपैक्ट को कम करने के लिए 1% भी सोल्यूशन यहां पे नहीं निकाला। लास्ट जो सबसे गंदा फेमाइन आया था भारत में ब्रिटिशर्स के टाइम में वो था बंगाल 1943 का फेमाइन, बहुत लोग मरे थे। तो ये बहुत कॉमन हो गया था भारत में कि ऐसा देश जो पहले इतना प्रॉस्परस हुआ करता था, अब उस देश के अंदर लगातार सूखा पड़ रहा है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं चुपचाप अपने सिर्फ लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कोई ध्यान यहां पे नहीं दे रहे। इजंट इट बच्चों? चलिए, डिक्लाइन ऑफ द लैंडेड डेमोक्रेसी, सॉरी दैट इज अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, तो मतलब आप ऐसा समझ जाइए वो लोग का डिक्लाइन जिनके पास कभी जमीनें हुआ करती थी। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जो कुछ जमींदार और ताल्लुकदार थे उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई। कैसे? एक इनाम कमीशन लाया गया। अब इनाम कमीशन का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा एक्ट था 1852 में पास किया गया जहां पे लगभग 20,000 एस्टेट्स मतलब एक बड़ा लैंड एरिया मान लीजिए इन जमींदारों का, ताल्लुकदारों का, इनसे छीन लिया गया और उसे ऑक्शन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसे नीलाम कर दिया, ऑक्शन कर दिया गया। तो जिस आदमी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई, देखिए मनी लेंडर्स थे बहुत सारे, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा पैसे देकर के ये जमीनें खरीद ली। अब खरीदने के बाद क्या हुआ कि इसमें से सिर्फ फार्मर्स को परेशान करना स्टार्ट किया गया कि फार्मर्स को ये लोग क्या करते थे, खरीदने के बाद किराए पे देते थे और फार्मर से
डबल मेहनत करवाते थे, उनसे पैसा वसूलते थे, लेकिन जमीन के इंप्रूवमेंट में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। तभी आप देखोगे कि जैसे जैसे जमींदार तालुकदार इनका इन्फ्लुएंस कम होने लगा ना दोस्तों, यहाँ पे जो अच्छे जमींदार तालुकदार वगैरह थे, तो आप देखेंगे हमारे एग्रीकल्चर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, अवध में जितनी भी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो अमीर लोग थे आपके, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो अवध के इलाके अगर आप देखोगे जितनी भी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, इन सभी की जमीनों के ऊपर से इनका राइट्स खत्म हो गया। तो ये जमींदार भी अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो रिवॉल्ट में कूद पड़ते हैं अपने जमीनों, अपने अधिकारों के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपने देखेगा कि बच्चे इकोनॉमिक रूप पे, इकोनॉमिक तौर पे ना पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था हमारे देश को, किसने? ब्रिटिशर्स और उनकी पॉलिसीज ने, राइट दोस्तों। तो फार्मर भी परेशान, जमींदार भी परेशान दोस्तों यहाँ पे, और एग्रीकल्चर उसके तो हालात खराब ही थे। तो लोगों के हालात ना कुछ ऐसे थे, आप देख पा रहे बच्चे यहाँ पे बड़े हैं, इनके पास खाना नहीं है। ये बहुत फ्रीक्वेंट सिचुएशन था देश के गांव के अंदर, बच्चों के पास खाना नहीं है, मतलब पानी नहीं है पीने का, बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं। और वहीं ब्रिटेन की रानी मजे कर रही है जीवन में, वाइस रॉय मजे कर रहे हैं जीवन, गवर्नर जनरल मजे लूट रहे हैं जीवन के, ठीक है, और इंडिया के ऊपर राज्य कर रहे हैं। तो इंडिया को मतलब कीड़े पकौड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो आप देखो ना, आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? आना भी चाहिए, गुस्सा आएगा ना, है ना, isn't it? चलिए, तो यही गुस्सा आप देखोगे ना बच्चों, तो कहां निकलता है? आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। अब आ जाते हैं फाइनली एक बात द मिलिट्री कॉजेस पे, कि मिलिट्री के अंदर ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या समस्याएं थी जिसके चलते विद्रोह आपको यहां पे देखने को मिलता है, रिवॉल्ट यहां पे देखने को मिलती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द मिलिट्री कॉजेस। नंबर 1, इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। भारतीय सैनिकों का बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट किया जाना, इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, इजंट इट दोस्तों। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, कि जब हम बात करते हैं तो इंडियन सोल्जर्स को यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था, इंडियन सोल्जर्स वर नॉट ट्रीटेड गुड, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लगातार जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो भारतीयों की इंसल्ट करते थे, बिकॉज आर्मी में क्या था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो सिपाही का रैंक है वो तो इंडियंस के पास था, है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे तो सूबेदार की रैंक तक इंडियन जा सकता था, लेकिन जो बड़ा बड़ा कर्नल जनरल वाला रैंक है वो सब किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास। भले ही आदमी को बंदूक चलानी ना, तो कर्नल साहब बंदूक लिए खड़ा हुआ, डुई, कर्नल साहब खुद ही उड़ गए। वहीं एक इंडियन बंदा ऐसे खड़े खड़े मार दे रहा फायर, लेकिन क्या है भैया, इंडियन की वैल्यू नहीं है ना। ब्रिटिशर आदमी को आ नहीं रहा, टोपा उड़ा जा रहा है साहब का, जो है एकदम कूचक कि खुद साहब उड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑफिसर बने खड़े हुए, जवानों, समझ लो। तो दैट इज द प्रॉब्लम, कि इंडियन सोल्जर्स को ट्रीट नहीं किया जा रहा है अच्छे से, इंसल्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे सूबेदार से ऊपर कभी इंडियंस को रैंक दी ही नहीं जाती थी, लेकिन जब फ्रंट लाइन में जान गंवाने की बात आ रही है, कुर्बानी देने की बात आ रही है, सेक्रीफाइस की बात आ रही है, तो इंडियंस को भेज दिया जा रहा है। साहब के वैसे ही बस की नहीं है, साहब कहां जाएंगे वहां जान लगाने अपनी, इंडियंस को आगे कर दिया जा रहा है। इंडियंस बेचारे पैसे के लिए, घर पालने के लिए लड़ रहे हैं भैया ब्रिटिशर्स के साइड से, है कि नहीं। तो इस तरीके की चीजें आप देखोगे मिलिट्री के अंदर बहुत कॉमन थी। इसके अलावा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, तो भैया ये पास कब किया गया था? साल 1856 में। एक ऐसा लॉ था जिसके चलते इंडियन सिपाही को कहीं पे भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता था, ठीक है, मतलब कहीं पे भी किसी भी कंट्री में एम्प्लॉय किया जा सकता था ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। अब पुराने जमाने में अगर आप देखोगे तो हमारे इंडियन कस्टम्स के अंदर, हिंदू रिचुअल्स में कई बार, खासकर ब्राह्मण समाज के अंदर, ये थोड़ा खराब माना जाता था कि अगर आप 7 समुंदर जा रहे हैं पार, मतलब किसी विदेशी कंट्री में जा रहे हैं, तो आप अपना कल्चर लूज कर देंगे, और ये जाना सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हिंदूज का मानना था कि आप अपना कास्ट स्टेटस से अपना कल्चर लूज कर सकते हो अगर आप समुद्र पार करोगे, किसी दूसरे कंट्री में जाओगे। और जो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, एक तरीके से हिंदूज को लगा कि ये अटैक है हमारे रिलीजन के ऊपर, ठीक है, हमारे कस्टम्स के ऊपर। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे जो सिपाही थे उनको यही लगा कि इनके रिलीजन को डिफेम करने की बात करी जा रही है, तभी ऐसा एक्ट लाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक ऐसा फैक्टर था जिसने इंडियंस को हमारे रिवॉल्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट किया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इंडियंस, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें जो सिपाही था, सोल्जर था, वो तो इंडियन हुआ करता था, जो साहब लोग होते थे आपके बड़े बड़े रैंक वाले, वो ब्रिटिशर्स थे। सो एज अ रिजल्ट जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी ना, वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स आपको दिखाई देते हैं। तभी आप देखेंगे ना, जब रिवॉल्ट हुआ उस टाइम पे इंडियन सोल्जर्स के लिए आसान हो गया था कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को कैप्चर करना। हालांकि वो नो डाउट कि उन्होंने रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, बट स्टार्टिंग में इंडियंस को इस चीज का फायदा मिला था, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी का, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे बात करते हैं थोड़ा सा। नाउ डिप्रीवेशन ऑफ द अलाउंसेस। अब देखिए एक और एक्ट आया 1854 में जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट। जब आप कोई प्रेस्टिजियस जॉब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है आप देश को सर्व कर रहे हैं, आप आर्मी में हैं, तो आपको कई सारे बेनिफिट्स भी सरकार देती है। जैसे मेरे कुछ भैया लोग हैं
ठीक है, तो दे आर इन रिलेशन, तो वो लोग आर्मी में है ना, तो ऐसे करके दे आर इन गुड रैंक्स, बहुत अच्छे रैंक्स पे हैं। तो मैं गया था उनसे मिलने, तो आर्मी वालों का भी एक बहुत अच्छा कैंपस बना हुआ है दिल्ली में, धौला कुआं के पास। तो वहां पे बड़ा अच्छे फ्लैट्स और बड़े अच्छे फैसिलिटीज दिए गए हैं और वो डिजर्व करते हैं भाई। सो दे सर्व द कंट्री, तो मैड रिस्पेक्ट है भाई आर्मी के लिए, तो आर्मी या कोई भी डिफेंस फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही पहले क्या था, ब्रिटिश फौज में भी आप देखेंगे कुछ बेनिफिट्स दिए जाते थे, जैसे अगर आपको खत लिखना है, पोस्ट लिखनी है, अपने घर एक लेटर भेजना है, तो उसके कोई चार्जेस नहीं लगते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि ऐसे बेनिफिट्स को क्या किया गया, एकदम हटा दिया गया। इसके अलावा जब आप फॉरेन सर्व करते थे या कहीं और जाके सर्व करते थे, तो उसको आपका कुछ एडिशनल पैसे दिया जाते थे, एक भत्ता दिया जाता था आपको, तो वो भी अगर आप देखोगे तो यहां पे हटा दिया जाता है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 ने क्या किया, जो फ्री पोस्टेज का प्रिविलेज था वो यहां पे हटा दिया। सिपाहीज अगर आप देखोगे तो अपने घरों से दूर रहा करते थे, मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग एरियाज में पोस्टेड थे, तो पहले उनको फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलता था, क्या ना, कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके या कहीं दूर आप सर्विस दे रहे हो, तो आपको उसके लिए भत्ता, एक पैसा दिया जाता था कुछ। अब वो भी अगर आप देखोगे तो यहां पे हटा दिया जाता है। पहले तो मान सम्मान नहीं दिया, बाद में जो बेनिफिट्स थे उसको भी छीन लिया। तो इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसके जो सिपाही है, उसके सैनिक है, उनके अंदर भैया बड़ा गुस्सा पैदा हो रहा है कि यार ये तो कितना गलत है, हम क्यों आए थे आर्मी के अंदर, ताकि अपने परिवार वालों को पेट पाल सके, कुछ बेनिफिट्स वहां पे मिल पाए, कुछ फायदा मिल पाए, लेकिन अब वो फायदे भी अगर हमसे छीन लोगे तो हम आपके लिए क्यों भाई जो है यहाँ पे आपके आर्मी में हम काम करें, इजंट इट। चलिए, इसके अलावा सैलरीज एंड वेजेस बहुत कम थी यार, इंडियन सिपाहियों की जो वेजेस एंड सैलरीज थी वो बहुत कम थी, मतलब अपने परिवार चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, ठीक है। और आप देखोगे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो बहुत हाई सैलरी पे रखे जाते थे। आपको लग रहा होगा पहले की सैलरी कितनी होती होगी, लाख रुपए, अरे नहीं यार, पहले लोगों को सैलरी 8-8 रुपए 9-9 रुपए मिला करती थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश आदमी है तो उसको 400-500 रुपया सैलरी मिल जाती थी, वो काफी होता था उस टाइम की करेंसी के हिसाब से, उसका वैल्यू बहुत तगड़ा था। तो अगर आप देखोगे इंडियन सोल्जर्स को सैलरी बहुत कम दी जा रही है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है बिना काम धाम किए मल्टीपल मोटा पैकेज उठा रहे, ये वही वाली बात हो गई, आज के जमाने में जो मेहनत करता है भैया उसको मिलता नहीं है, और जो सिर्फ हाँ जी बॉस, ये सर, अरे सर जी आप सूरज कह रहे हैं, नहीं नहीं सर, चंदा कहा है आपने, चंदा ही निकला है, तो ऐसे लोगों को एकदम बढ़िया पैसा मिलता है। तो ये वही वाला हिसाब किताब है उस टाइम पे भी, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर है बढ़िया पैसा उठा रहा है, और जो रियल में मेहनत कर रहा है इंडियन सैनिक, उसको सैलरी नहीं मिल रही। तो ये सब कारण क्या है भैया, मिलिट्री के अंदर एक डिसकंटेंट पैदा कर रहे हैं, बड़ा अनसेटिस्फैक्शन सा पैदा कर दे रहे हैं। तो सैनिक जो है हमारे, जो सिपाही हैं, उनको भी एक मौके की तलाश है कि जब मौका मिले हम भी पलटवार तो करेंगे, वी विल ऑल्सो स्ट्राइक बैक, इजंट इट। चलिए नाउ दोस्तों, अब अब अगर आप देखोगे तो अब आता है वो दौर या वो इमीडिएट रीजन जिसकी वजह से एक्चुअली यार रिवॉल्ट ऑफ 1857 एकदम से फट गया। देखो कहते हैं ना कि किसी भी बड़े चीज को होने के लिए कई सारी छोटी चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप, एक घड़ा है आपके पास, है ना, उस घड़े में आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहोगे, तब एक टाइम ऐसा आएगा जब घड़ा भर जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब घड़ा ओवरफ्लो करने लगेगा, है ना, पानी बाहर गिरने लगेगा। तो घड़े को ओवरफ्लो कराने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा पानी तो भरना जरूरी है। ऐसे ही किसी भी मूवमेंट या किसी भी रिवॉल्ट की स्टार्टिंग के लिए ना मल्टीपल कॉजेज जरूरी हैं। तो आपने भी कई सारे कॉजेज आपने पढ़ लिए, लेकिन फाइनली आपको एक ऐसा कारण चाहिए जो फाइनल रिजल्ट आपको दे पाए, और वो है बेटा हमारा द इमीडिएट कॉज। क्या है दोस्तों बच्चे, द इमीडिएट कॉज, ठीक है। और ये वो कॉज है जिसने फाइनली लोगों के अंदर वो जो चाहिए था ना, एक छोटा सा फायर, एक स्पार्क, वो यहां पे पैदा किया, जिससे कि लोग जो है ना फाइनल रिवॉल्ट कर पाए, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इमीडिएट कॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे देश के डिफेंस में भी आप देखोगे हम कई सारी नई टेक्नोलॉजियां यूज कर रहे हैं। अभी आपने इंडिया पाकिस्तान के कॉम्बैट में देखा कि S-400 एक डिफेंस सिस्टम है हमारा, कैसे उसने पाकिस्तानी मिसाइल्स और लॉन्चर्स की धज्जियां उड़ाई, है ना, अपने देश को बचाया। तो अगर वो टेक्नोलॉजी आज से कई साल पहले शायद नहीं भी रही होगी, बट आज है और देश उसको यूज करते हैं, इजंट इट, हम भी उसे यूज करते हैं ताकि अपने देश को हम बचा सके। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो तो आपको फायदा देगा, लेकिन नेगेटिव होगा तो आपका नुकसान भी करेगा। अब जो यहां पे अगर आप देखोगे, एक पर्टिकुलर एक जगह है लंदन के पास, एनफील्ड करके, ठीक है। तो एक जगह है लंदन में एनफील्ड करके, वहां पे ब्रिटिशर्स की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो होती है जहां पे हथियार बनते हैं, एम्यूनिशन बनता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे एक राइफल बनाई गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था इसका, एनफील्ड राइफल, ठीक है। और इसको ब्रिटिश आर्मी में 1853 के आसपास यूज करना स्टार्ट किया गया। अब क्या होता है दोस्तों कि थोड़े टाइम बाद कंपनी क्या करती है, इसी एनफील्ड राइफल को भारत में टेस्टिंग के लिए भेज देती है। देख पा रहे हो बेटा, यहाँ बंदूक देख पा रहे हो तुम। मैं एक्चुअली उत्तराखंड में एक जगह है लैंसडाउन करके, मैं वहां गया था, तो वहां इंडियन म्यूजियम है। तो जो पहाड़ी रेजिमेंट था ना, माउंटेन वाले साइड का, ब्रिटिश टाइम का, उस जमाने की बंदूकें रखी हुई यहाँ पे। भाई साहब ये लंबी लंबी बंदूकें हैं। वो लोग एक्चुअली ना मतलब फोन अलाउ नहीं करते आर्मी वाले भाई, तो पता ही है तुमको।
तो नहीं तो मैं तुम्हें फोटो रियल दिखाता वहां की, तो मतलब लंबी लंबी बंदूकें रखी हुई हैं। तो ऐसी बड़ी सी एक राइफल आई, एनफील्ड राइफल भारत में। अब इस एनफील्ड राइफल के साथ प्रॉब्लम ये थी कि पहले की राइफल्स ना बहुत एडवांस नहीं हुआ करती थी। तो आपको क्या है कि ऐसा बुलेट होता है ना, बुलेट जो गोली होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती, कार्ट्रिज होता है उसको आप कहते हैं ना, तो उसके ऊपर एक ऐसा पेपर लगा था, तो उसको ऐसा काट करके जो है आपको क्या करना था, अंदर गोली भरनी थी। आप जैसे देख पा रहे होगे यहाँ पे कि ये देखिए, ये बुलेट है, ये ग्रीस लगा हुआ है, ये पाउडर है, पेपर केस है। अब आपको क्या करना था, सोल्जर को अगर यहाँ पे अपना बुलेट कार्ट्रिज उसमें लोड करना है गन में, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि एक टुकड़ा ना ऐसे दांत से काट के खोलना पड़ेगा, और जहां पे टुकड़ा ये दांत को टच कर रहा है ना, यहां पे ग्रीस पार्ट था, ग्रीस मतलब चिकना किया गया था, उसको स्मूथ किया गया था। बट स्मूथ करने के लिए कहा जाता है जो फैट इस्तेमाल किया गया था वो काऊ एंड पिग का था। अब काऊ एंड पिग के फैट को मुंह से लगाना कितना गलत है, हिंदूज में हम भाई काऊ को बहुत होली मानते हैं, और इस्लाम के अंदर पिग को बहुत ज्यादा खराब माना जाता है, ठीक है। तो इस्लाम में पिग इज वेरी बैड, मतलब पिग इज नॉट गुड, राइट, तो उसको ऐसा माना जाता है। और अगर इन दोनों के फैट से बनाया हुआ ग्रीस मतलब अगर पेपर पे लगा हुआ है और वो पेपर मुंह से आपके टच हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की भावनाएं आहत होंगी यहाँ पे ना, बोथ विल बी ऑफेंडेड, चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो। और यहां पे आप देखोगे दोस्तों तो यही हो रहा है, ठीक है। फिर आपने एक बार बाइट किया, फिर जो पाउडर था आपने ऐसे मजल में अंदर डाला, उसके बाद अपनी कार्ट्रिज लोड की, उसके बाद आपने यहाँ पे राइफल चलाई। तो ये थी एनफील्ड राइफल। तो दोस्तों जब इस एनफील्ड राइफल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो ऑब्वियस सी बात क्या हुआ कि भाई हमारे इंडियन आर्मी के कई सारे सोल्जर्स थे, बड़े ज्यादा ऑफेंड हो गए, चाहे मुस्लिम्स हो चाहे वो हिंदूज हो। तो हमने क्या देखा कि ब्रिटिश ने एक नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की थी आर्मी में। इसमें कार्ट्रिज था जिसके ऊपर एक ग्रीस पेपर का कवर था, ठीक है। इस पेपर को आप पहले काटोगे, उसके बाद जो है आप कार्ट्रिज लोड करोगे राइफल में। तो मैंने आपको बताया कैसे काटा जाता है, ठीक है। चलिए, अब र्यूमर यही थी कि जो ग्रीस यूज किया गया है किसके फैट से बनाया हुआ है, हमारे बीफ एंड पोक के, या फिर आप कह सकते हैं काउ एंड पिग फैट, ठीक है। आपकी दोनों ही कुछ में कह लीजिए कि भैया काउ एंड पिग के फैट से जो है यहाँ पे बनाया गया है। ये जो ग्रीसिंग की गई है उसको चिकना बनाने के लिए काउ एंड पिग का फैट इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप देखोगे तो सोल्जर्स को यह लगा कि एक डेलिब्रेट मूव है, सोल्जर्स को क्या लगा कि जान करके ऐसा किया गया है ताकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों की क्या हूं भाई यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं, रिलीजियस फीलिंग्स है, उनको हर्ट किया जाए। एक हमारे ऐसे जबरदस्त वीर सोल्जर थे मंगल पांडे दोस्तों, जिन्होंने अपने दोस्तों को कहा, अपने फेलो सोल्जर्स को कहा कि हम जो है ये राइफल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 29 मार्च ऑफ 1857 को बांड यहाँ पे मंगल पांडे अपने ऑर्डर्स रिफ्यूज कर देते हैं, अपने जो उनके ऑफिसर्स थे उनके ऑर्डर्स को मानने से मना कर देते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। बाद में अगर आप देखेंगे तो मंगल पांडे जी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, टांग दिया जाता है। और यहीं से आप देखेंगे जो बाकी सोल्जर्स हैं उनके अंदर एक रिवॉल्ट, एक विद्रोह की जो भावना है वो यहां पे पैदा हो जाती है। फिर 9 मई 1857 को करीब 85 सोल्जर्स इसी कार्ट्रिज को रिसीव कर यूज करने से मना कर देते हैं, इन्हें सर्विस से निकाल दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और वहां से अगर आप देखोगे दोस्तों तो क्या होता है, जो सिपाही रिवॉल्ट है उसकी शुरुआत होती है, बिकॉज ये बात फैलती है और धीरे धीरे करके जो सिपाही हैं बेटा यहाँ पे रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ गाइस, यहां तक था भाई। वैसे तो आपका इमीडिएट कॉज पढ़ाना नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप पढ़ लो ताकि आप कनेक्ट बना पाओगे। यहां से आप देखोगे जो रिवॉल्टिंग सोल्जर्स हैं, मैं आगे कहानी बताता हूं। ये देखिए मेरठ से बेसिकली स्टार्ट हुआ था प्रॉपर्ली। तो रिवॉल्टिंग सोल्जर्स कहां पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं आपके बहादुर शाह जफर के पास, क्योंकि जफर उस जमाने में आखिरी मुगल बादशाह थे। अच्छा, जफर उस टाइम पे आप देखोगे ना इस रिवॉल्ट पे कूदना नहीं चाहते थे, क्यों? ब्रिटिश उनको पेंशन दे रहे थे, पॉलिटिकल मुद्दों से दूर रहने की बात की गई थी। लेकिन जो जफर की बेइज्जती हुई थी उस टाइम पे, जफर की जो इंसल्ट हुई थी, उनकी वाइफ को आप देखोगे बहुत ज्यादा बुरा लगा था उस चीज से, राइट। तो यहां पे जफर के लिए एक मौका था एक नेशनल इमेज बनने का भी। और वाइफ जो है ना वो क्या करती है, जफर के सपोर्टर्स को लेटर्स लिखती हैं, ठीक है, बहुत सारे, है ना। और फाइनली आप देखोगे तो एक सपोर्ट यहां पे इकट्ठा किया जाता है। तो पहले अगर आप देखेंगे ना तो जफर जो है मिलने से भी मना कर देते हैं, ये नहीं मिलते रिवॉल्टर से, ठीक है भैया, हम नहीं कूदना चाहते इन सब चीजों में। बट बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे करके रिवॉल्ट यहां पे स्टार्ट होती है, ठीक है। अब रिवॉल्ट फेल क्यों हुई उसका भी कारण है। आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने अपने दम पे रिवॉल्ट को कंट्रोल कर लिया? नहीं भैया, नहीं किया, ठीक है। उसका रीजन था बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा जिनको लगता था कि जफर के पास क्यों चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आए, ठीक है। और वो इस बात से ऑफेंड थे, तो अब ऑफेंड हो गए तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? आपके दुश्मन यानी ब्रिटिशर्स को। अगर हम देश के बारे में सोच रहे होते, अगर हम ब्रिटिश वर्सेस नॉन ब्रिटिश के बारे में ना सोच रहे होते, तो शायद इस रिवॉल्ट का रिजल्ट कुछ अलग होता। बट हमारे देश में बैठे कुछ ऐसे गद्दार थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ देना प्रेफर किया रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। क्यों? ताकि ब्रिटिश के वफादार बनके अपने लोकल राइट्स को जो है वहां पे भुना पाए, है ना। चलिए, फिलहाल ये थे आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 के मेजर कॉजेस। अब मैं आपको एक बेसिक तरीके से सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट बता देता हूं, ठीक है। हालांकि आपको सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए वन मार्कर्स के लिए, ठीक है। जैसे दिल्ली में अगर आप देखोगे तो बहादुर शाह सेकंड या जफर ने लीड किया था इस रिवॉल्ट को, और जॉन निकोलसन जो ब्रिटिश
ऑफिसर थे, उन्होंने इसे सप्रेस किया था। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल, भैया ये अपने टाइम की आप मान लीजिए एकदम एवेंजर थी, तो इन्होंने कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर निपटा दिए थे, तो इनको रोकना बड़ा आसान था नहीं भाई। तो बेगम हजरत महल ने बहुत ही तगड़ा रिवॉल्ट लीड किया है आपके लखनऊ के आसपास के एरिया में। हेनरी लॉरेंस जो थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। इसके अलावा कानपुर के अंदर नाना साहेब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे रिवॉल्ट को लीड करने के लिए, सप्रेस बाय सर कॉलिन कैम्पबेल। इस रिवॉल्ट को कानपुर में इन्होंने सप्रेस किया था। झांसी ग्वालियर में लक्ष्मीबाई एंड तांतिया तोपे जी, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जनरल ह्यू रोज जो थे, उन्होंने रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। बरेली के अंदर खान बहादुर खान वॉज द लीडर, सर कॉलिन कैम्पबेल ने यहां पे इनको सप्रेस किया था, इनके रिवॉल्ट को। प्रयागराज और बनारस के अंदर देखिए, अगर आप देखेंगे मौलवी लियाकत अली, ठीक है, तो उस टाइम मतलब इलाहाबाद के नाम से फेमस था, तो अभी इसको आप प्रयागराज लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए लिख दिया बिकॉज उस टाइम जो हिस्टोरिकली नाम पड़ा हुआ था, ठीक है, तो दैट इज द केस। इसको आप प्रयागराज लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रयागराज के अंदर, बनारस के अंदर आप देखेंगे मौलवी लियाकत अली, और इनको सप्रेस करने वाले थे कर्नल ऑनसेल। और बिहार के अंदर थे बेटा कुंवर सिंह के रिवॉल्ट को सप्रेस किया था यहाँ पे विलियम टेलर ने। तो ये थे मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट आपके देश के अंदर, कहां कहां पे मेजर रिवॉल्ट हुआ था। और बेटा आप मानोगे नहीं कि बहुत ही तगड़ा रिवॉल्ट था, ठीक है। और मतलब जिस लेवल का आप कह सकते हैं लड़ाई लड़ी गई है ना, बहुत बड़े लेवल की। अगर पूरा भारत यूनाइट हो जाता तो बेटा ना निकोलसन कुछ कर पाते, ना लॉरेंस कुछ कर पाते, सबको भगा भगा के हम लोग मारते हैं ना। लेकिन दिक्कत क्या थी कि पूरा भारत यूनाइटेड नहीं था, लीडरशिप नहीं थी हमारे पास स्ट्रांग, हम मॉडर्नाइज नहीं थे, हमारे वेपन्स तलवार थे, आप देखो ब्रिटिश के पास गन वन सब था। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके चलते आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम रिवॉल्ट में स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया रहे, कई सारे इलाकों को हमने कैप्चर भी किया, पर धीरे धीरे करके रिवॉल्ट हमारी सप्रेस हो गई। अब रिवॉल्ट तो सप्रेस हो गई दोस्तों, लेकिन इसके कुछ बेहतरीन और बड़े जबरदस्त आउटकम्स आए जिन्हें आप पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट में। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे यहां पे बात करना चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस की। तो देखिए क्वेश्चंस के अंदर मिलिट्री कॉजेस एंड इकोनॉमिक कॉजेस पे क्वेश्चन कई बार बनता है, या फिर आपको एक स्ट्रक्चर्ड सवाल देगा कि विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हाईलाइट या एनालाइज द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। व्हाई डिड रानी लक्ष्मीबाई पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप समझाओगे, या व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है जब हम लोग आईसीएसई के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, और बहुत आसान चैप्टर है, तो आप आसानी से दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज को आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिलहाल अच्छा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूं जिसके चलते, जो अगर हम बात करें कॉजेस की, तो हम पॉलिटिकल कॉज पढ़ रहे थे, तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने यहां थोड़ा सा लिखा नहीं बट आपको समझा देता हूं, कई सारी बुक्स में दिया, कई सारे बुक्स में नहीं दिया है, और वो है एब्सेंटी सोवेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। एब्सेंटी सोवेनिटी, एब्सेंटी सोवेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवेनिटी का मतलब होता है कि एक पूरा कंट्रोल करना, एब्सेंटी का मतलब है आप मौजूद ही नहीं हो। तो इंडियंस इस बात से भी दुखी थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं इतनी दूर बैठे हुए हैं ब्रिटेन में, और वहां से कंट्रोल कर रहे हैं भारत को। बाकी अगर हम बात करें बाकी रूलर्स की, चाहे मुगल्स हो, चाहे मराठास हो हमारे, चाहे और भी कोई पुराने रूलर्स हो, वो लोग भारत में रहे, भारत के से जो पैसा कमाया भारत में खर्च किया, लगाया, और यहीं पे रूल किया रह करके। बट ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? रह रहे थे ब्रिटेन के अंदर, महारानी वहां बैठी हुई थी, रूल कहां चलवा रहे थे? रूल चलवा रहे थे भारत में। तो इसे कहा जाता है एब्सेंटी सोवेनिटी ऑफ द ब्रिटिश, जिससे इंडियंस काफी ज्यादा नाराज थे, काफी खफा थे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई भाई मेजर मेजर हमारी बातें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। तो उसको मैंने बहुत ही छोटे फॉर्म में समराइज किया हुआ है, आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं, पर जब आप रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर रिकॉल कर रहे हो, मान लीजिए आपको सिर्फ 2 नंबर का सवाल आता है, तब मोर और लेस आप इन पॉइंटर्स को लिख करके आ जाओगे, आपका काम बच जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे पहला बदलाव आया था वो था कंपनी के रूल का खत्म होना, बिकॉज इंडिया में अभी तक जो रूल कर रहा था वो कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब 1858 से, अगर आप देखेंगे 1858 से प्रॉपर ब्रिटिश रूल आपको भारत में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको बच्चों? यहाँ पे प्रॉपर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटेन की तरफ से आप वहां के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटेन की तरफ से क्या होगा भैया? आपको इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेटा यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है, जिसमें इंडियंस भी काफी मदद किए थे और ब्रिटेन से भी थोड़ा थोड़ा मदद मिल रहा था। बट एनालाइज किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा यहाँ पे कंडीशंस खराब कर दी हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या है? प्रॉपर ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश होगा, कंपनी का रूल यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सरकारी एक्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया था भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया था 1858 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ही अगर आप देखोगे तो ऑफिशियली क्या किया था? पावर को ट्रांसफर किया था,
ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1858 में, इसी ने ऑफिशियली पावर को ट्रांसफर किया था ब्रिटिश क्राउन के अंडर। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो पूरा उनका टीम था, वो सबको हटा दिया, भगा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद अगर आप देखोगे, जो ब्रिटिश कैबिनेट, जो ब्रिटिश की कैबिनेट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो पीएम का जो कैबिनेट था, उसका पर्सनल टीम, उसका एक मेंबर जो है ना बेटा, वो भारत के लिए सेक्रेटरी स्टेट बन के आएगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन के आएगा। ठीक है, तो एक पोजीशन आ गई भारत के अंदर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की। अभी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहां से चूज किया जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें से कोई एक बंदा बनेगा। ठीक है, जो कि जितने भी इंडिया रिलेटेड मैटर्स हैं उसको प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उसके असिस्ट करने के लिए काउंसिल भी होगी, जिसे क्या कहा जाएगा? द इंडियन काउंसिल। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि भाई बोर्ड की पावर एबॉलिश हो गई, पावर ट्रांसफर हो गई, एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अपॉइंट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया भैया? हमारे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आ गया, और क्या आ गया बच्चों? हमारे पास एक इंडियन काउंसिल आ गई। तो अब चीजें क्या है? चीजें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों? अभी ऑर्गेनाइज। अभी इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो वाइसरॉय का सिस्टम था वो यहां पे आ जाएगा। गवर्नर जनरल वाला प्रोफाइल चेंज होकर के अभी वाइसरॉय वाले प्रोफाइल में आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, डन। और जो वाइसरॉय है वो आप ऐसा मान लीजिए, जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है ना, उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा देश के अंदर। राइट दोस्तों, चलिए इसके बाद अगर आप देखोगे तो देश की जो प्रॉपर गवर्नेंस है वो कौन चलाएगा? हमारा वाइसरॉय ओनली। और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, जहां पे इंडियंस को भी मौका मिलेगा सिविल सर्विसेज में, आप कह सकते हो, या फिर अच्छे अच्छे मतलब अच्छे जॉब्स के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रही हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, हमारी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, अब प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कि क्वीन विक्टोरिया क्या होंगी? अब भारत की महारानी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी दोस्तों? ये भारत की महारानी कहलाएंगी। कब किया गया था? ये किया गया था 1 नवंबर 1858 को बाय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858 को घोषित कर दिया गया भैया कि, ठीक है, बाय लॉर्ड कैनिंग, कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो भारत की महारानी कहलाई जाएंगी। और महारानी जी ने क्या किया? भारतीयों को बेवकूफ बनाने का काम किया। कैसे? इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जितने भी इंडियंस ने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें से ऐसे इंडियंस जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ वायलेंस नहीं किया है, मारा नहीं है उनको, ऐसे इंडियंस को हम छोड़ देंगे। तो महारानी की दरिया दिली दिखाई जाएगी, ताकि इंडियंस क्या करें भैया? हमारे थोड़े से महारानी की तरफ इंक्लाइंड हो जाए। इंडियंस यूरोपियंस को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। अपने आप में सबसे बड़ा मजाक, जो कि आप देखोगे बाद में भी नहीं किया जाता। ठीक है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा, भारत में इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि ये भी कहा गया कि भाई अब हम जो है रिलीजियस मुद्दों में दखलंदाजी यहां पे नहीं करेंगे। तो क्वीन ने आप देखोगे इस तरीके से ना बहुत सारे, आप कह सकते हैं बच्चे, क्या मतलब प्रोक्लेमेशंस किए, वादे किए। ठीक है, चलिए एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवाशिप। अब ये कहा गया कि भाई अब से कोई मुगल्स और कोई पेशवाज नहीं होंगे। मुगल्स कौन थे? फाइनल रूलर्स हमारे जो मुस्लिम एम्पायर, मुगल एम्पायर के, और पेशवाज हमारे मराठा के सीनियर आप कह लीजिए मिनिस्टर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर टाइप के। तो उन्होंने कहा कि ना पेशवाज रहेंगे, पेशवा का टाइटल रहेगा, ना ही मुगल्स का टाइटल रहेगा। तो मुगल्स के बाद, मतलब बहादुर शाह जफर के बाद जो भी उनके फैमिली का है वो प्रिंस कहलाया जा सकता है, लेकिन मुगल का टाइटल उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखोगे मुगल डायनेस्टी यहाँ पे एंड हो जाती है। नाना साहिब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, और मराठास का जो पावर है वो भी आप देखोगे यहाँ पे लगभग एंड हो जाता है। सो दैट इज एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवाशिप। तो 1858 में आप देखेंगे, 1857 के बाद आप देखोगे लगभग यहाँ पे जो टाइटल्स हैं अबॉलिश हो जाते हैं दोस्तों। एंड साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे क्या किया जाता है, दैट इज एक नए ब्रिटिश एम्पायर का आप कह सकते हो शुरुआत होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स। अब ये कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अब हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे। प्रिंसली स्टेट मतलब वो स्टेट्स इनको राजा महाराजा रूल करते थे। ठीक है, तो अब ये बोल दिया गया कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्टेट को यहाँ पे अपना एम्पायर का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम नहीं छीनेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जिन इंडियन राजाओं ने रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिशर्स की मदद की थी उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ उनको लोकल लेवल पे अपना इलाका मैनेज करने का परमिशन भी दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको जो है वफादारी का क्या मिल रहा है? वफादारी का आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि आपने रिवॉल्ट को सप्रेस करने में हमारी मदद की, हम आपको बदले में क्या देंगे? आपके लोकल एरिया को रूल करने का राइट। सुप्रीम मास्टर तो ब्रिटिश ही रहेगा, लेकिन लोकली जो चीजें मैनेज करने का अधिकार मिल जाएगा और रिवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ ये आप कह सकते हो रिलेशन थोड़े सुधर गए। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इंडियंस को डिवाइड करना है, इंडियंस को क्या करना भाई यहाँ पे रिलीजन और कास्ट के नाम पे डिवाइड करना है। जैसे ये लोग क्या करने लगे अब कि पर्टिकुलर कास्ट को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है जो ब्रिटिशर्स के साइड है,
और दूसरी कास्ट को यहाँ पे डिमोट किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इवन आर्मी के अंदर आप देखोगे ना, कास्ट के आधार पे रेजिमेंट बना दिए गए, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ऐसे ऐसे करके कास्ट के बेसिस पे ग्रुप्स बना दिए गए, ताकि लोगों के अंदर वो यूनिटी का भाव ना आ पाए। इनको डर था ना कि भैया यूनिटी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर दोबारा से वो रिवॉल्ट करने की ताकत आ जाएगी। तो ये लोग क्या करते थे, एक राजा को दूसरे राजा के अगेंस्ट भड़काना, है ना, एक राजा को बेनिफिट कर रहे हैं, दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आर्मी में लोगों के अंदर जो कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट्स है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कर रहे थे, इंडिया को आपस में बांट रहे थे, इंडियन लोगों को डिवाइड कर रहे थे, ताकि लंबे समय तक भैया रूल कर पाए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं हुआ, क्वीन ने कहा था कि हम तो इक्वल ट्रीट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दोस्तों होता नहीं है, ठीक है। जो सुपीरियरशिप है वो आप देखोगे दोस्तों वैसी वैसी बरकरार रहती है, इनफैक्ट और बुरा हो जाता है इंडियंस के साथ ट्रीटमेंट, इंडियंस के साथ भेदभाव किया जाता है कलर के आधार पे, फीचर्स के आधार पे, ठीक है। कई सारे एरियाज बना दिए जाते हैं जहां सिर्फ यूरोपियंस या गोरे लोग जा सकते हैं, इंडियंस का जाना बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इसके बाद आर्मी स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। देखिए इंडियन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ब्रिटिश पीपल को ज्यादा लाया जाता है आर्मी में। स्ट्रैटेजिक लोकेशन से इंडियन सोल्जर्स को हटा दिया जाता है, बिकॉज आपको पता ही है कि उसी वजह से आप देखोगे कि स्टार्टिंग ऑफ द रिवॉल्ट में काफी एरियाज वो लोग कैप्चर कर पाए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश का रोल अगर आप देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को बढ़ाया जा रहा है, ब्रिटिश ट्रूप्स को बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडियंस का जो है ना वो इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम हो पाए। तो आर्मी के स्ट्रक्चर में आपको एक बड़ा बदलाव दिखता है। एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो बेटा ये अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था यहाँ पे कि लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद का भावना पैदा होना, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म का भावना पैदा होना, कि लोगों के अंदर वो कहते हैं ना, वो हेट्रेड जो था ब्रिटिशर्स के लिए खत्म नहीं हुआ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अपनी नियर एंड डियर वंस को लूज किया, कई सारे लोगों को अधिकार नहीं मिले, राइट्स नहीं मिले। तो कहते हैं ना, वो ब्रिटिशर्स के प्रति हेट्रेड का जो छोटा सा स्पार्क आपको चाहिए था वो ऑलरेडी लग चुका था, अब ये बढ़ने वाला था। लोग पहली बार यूनाइटेड होकर लड़े थे कई सारे इलाके में, तो वो यूनिटी से क्या बेनिफिट हो सकता है उनको समझ में आया था। लोग के अंदर एक अब ख्याल पैदा होना स्टार्ट हो गया था कि मुझे अपना देश आजाद कराना है। जब रिवॉल्ट में कूदे थे तो किसी का स्टेट था, किसी का कुछ रीजन था, किसी का कुछ रीजन था। जब रिवॉल्ट खत्म हुई तो देश बनाना, देश का डेवलपमेंट करना, देश आजाद कराना, दोस्तों इस टाइप के आइडियाज धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गए। और जब आप इन आइडियाज को सोचते हो, जब आप अपने आपको एक कंप्लीट एरिया का निवासी मानते हो, अपने आपको देश का सिटीजन मानते हो दोस्तों, तो यही फीलिंग आपका कहलाता है, दैट इज द नेशनलिज्म और द राष्ट्रवाद, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ लगभग मैंने काफी पढ़ा दिया आपको, है ना, लगभग 1 घंटा तो पढ़ा ही दिया है दोस्त, है ना। तो चलिए इसी के साथ दोस्त इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी का, है ना। उम्मीद है मजा आया होगा इस पूरी हिस्टोरिकल राइड में 1 घंटे की आप सभी को। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, मुझे आप बताओगे एनी 2 सोशियो रिलीजियस कॉजेस जिसके चलते रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको दिखता है। कमेंट सेक्शन आपका है दोस्त, तो 2 सोशियो रिलीजियस कॉजेस आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। अगली क्लास में आऊंगा तो कुछ और नई चीजें आपके लेकर के आऊंगा, कुछ बढ़िया से हम लोग करेंगे, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर, सिविक्स के अंदर, जियो के अंदर। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे वन शॉट वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। स्टे ट्यून टू द चैनल, बहुत इफेक्टिव आपके स्टडी के लिए बच्चों। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके डॉगेश सर को, आपके टी-रेक्स सर को दीजिए इजाजत, और मैं मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चा बाड़ी, एंड मचाते रहो यार, बढ़िया पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।